आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरे कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से जान सके। और यदि संज्ञा से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकें। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि संज्ञा के बारे में और संज्ञा के सभी भेद के बारे में पूरे विस्तार रूप से हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से आपको संज्ञा के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न होंगे। यदि आप लोग पिछला क्लास अच्छे तरीके से किए होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे, पूरा क्लास किए होंगे तो आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट में आंसर बताएंगे कि पहला नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। इसी प्रकार से बारी बारी से आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में या फिर लाइव चैट में बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि काफी आसान प्रश्न है। कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यह तो काफी ज्यादा सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसलिए पहला का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। संज्ञा से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा जो भी बहुत आसान होगा। यदि आप लोग एक भी प्रश्न का उत्तर गलती करते हैं तो समझिए कि आप लोग पिछला क्लास अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, क्योंकि संज्ञा से संबंधित सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। आप लोग को बताना है कि इन चारों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है। राम है कि नदी है कि मिठास है कि सेना है। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम आपको बताए थे कि जिससे समूह का बोध होता है यानी कि एक से अधिक का बोध होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सेना में एक से ज्यादा सिपाही होते हैं यानी कि बहुत सारे सिपाही होते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा सेना हो जाएगा, यानी कि दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक के बारे में हम आपको बताए थे कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर गाय कहने का मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गाय तो जातिवाचक हो जाएगा, पहाड़ भी जातिवाचक हो जाएगा और लड़का भी जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग गंगा बोल रहे हैं तो यह किसी खास नदी के बारे में हम बोधित कर रहे हैं, इसलिए गंगा जो होगा वह व्यक्तिवाचक होगा। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 2019 के परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है आपसे पूछा जा रहा है। और द्रव्यवाचक के बारे में हम आपको बताए थे कि दुनिया का कोई भी ऐसा वस्तु जिसे नापा या तौला जाता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुच्छा को तो कभी हम लोग नाप या तौल नहीं सकते हैं, शहर को भी हम लोग नहीं नाप तौल सकते हैं और कक्षा को भी न तो नापा जाता है और नहीं तौला जाता है, लेकिन तेल को हमेशा नाप करके या फिर तौल करके लिया जाता है, इसलिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा वह तेल ही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न भी जो है वह 2019 का प्रश्न है, यानी कि 2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि संज्ञा का भेद कौन सा है। तो देखिए पुरुषवाचक संज्ञा का भेद होता है, नहीं होता है, व्यक्तिवाचक होता है, इसलिए पांचवा का बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद संबंधवाचक है, यह भी संज्ञा का भेद नहीं होता है और निजवाचक भी संज्ञा का भेद नहीं होता है, इसलिए पांचवा का बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहां पर कह रहा है कि कौन है जो इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, और यह वाला प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है कि जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो। जैसे हम गाय बोल रहे हैं तो संपूर्ण गाय जाति का बोध हो रहा है, जैसे हम नदी बोल रहे हैं तो संपूर्ण नदी का बोध हो रहा है, जैसे हम शहर बोल रहे हैं तो संपूर्ण शहर का बोध हो रहा है,
लेकिन जब हम लोग विवेकानंद बोल रहे हैं तो यह किसी खास व्यक्ति के बारे में हम लोग संबोधित कर रहे हैं, इसलिए विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा बल्कि विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसलिए छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर खाली स्थान में भरना है कि जो सफलता है वह कौन संज्ञा है। तो हम आपको बताए थे कि जिसे सिर्फ महसूस किया जाए, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए कि सफलता को कभी भी छुआ जाता है? नहीं छुआ जाता है। सफलता को सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वह व्यक्ति सफल हो गया, केजरीवाल सफल हो गया। इस प्रकार से जो सफलता हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे जो कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंधित है। बुढ़ापा कहने का मतलब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा को सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे हम लोग नहीं छू सकते हैं, इसलिए बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। 2018 का प्रश्न है, यानी कि 2018 मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहां कह रहा है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो अभी हम आपको बताएं कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, यानी कि 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चांदी खाली स्थान संज्ञा है, यानी कि चांदी कौन संज्ञा है। तो चांदी को हमेशा तौल करके दिया जाता है, यानी कि यह द्रव्यवाचक हो जाएगा। 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट में एक एक प्रश्न का उत्तर सही सही बताते चलिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं। हम यहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग 100% प्रश्न का सही जवाब देंगे, यानी कि एक भी प्रश्न का उत्तर आपसे गलती नहीं होगा। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने सारे भी प्रश्न हैं काफी सिंपल प्रश्न हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता होता है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न है कि तेल खाली स्थान वाचक संज्ञा है, यानी आपको बताना है कि तेल कौन सी संज्ञा है। तो तेल को हमेशा तौल करके या फिर नाप करके दिया जाता है, यानी कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 13 नंबर की चौकीदार कौन सी संज्ञा है। तो चौकीदार कहने का मतलब संपूर्ण चौकीदार जाति का बोध हो रहा है। जितने सारे भी दुनिया में चौकीदार हैं सभी का बोध हो रहा है, इसलिए चौकीदार क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। हम आपको संज्ञा का परिभाषा बताए थे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इसलिए 14 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि संज्ञा हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरियाली कौन संज्ञा है। हरियाली कहने का मतलब आप कभी भी हरियाली को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हरा रंग को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हरियाली को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जैसे आप खेतों में देखते हैं तो आप देखते हैं कि खेत बहुत हरा भरा है, खेत हरियाली से भरा हुआ है, तो आप सिर्फ महसूस करते हैं कि खेत जो है वह हरियाली है, खेतों में हरियाली है, इसलिए जो हरियाली हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिससे गुण का, धर्म का, स्वभाव का, भाव का पता चलता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है जो 2018 का प्रश्न है, यानी कि 2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संख्या है। तो पहनावा भी भाववाचक संज्ञा ही हो जाएगा, क्योंकि पहनावा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पहनावा को सिर्फ महसूस किया जाता है, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। आप अपने कमीज को छू सकते हैं, शर्ट को छू सकते हैं, जींस को छू सकते हैं, लेकिन पहनावा को कभी नहीं छू सकते हैं, इसलिए पहनावा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूरब शब्द संज्ञा है। बताइए आप लोग कि पूरब कौन सी संज्ञा है। तो पूरब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो रहा हो, इसलिए पूरब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। तो सिंधु भी व्यक्तिवाचक ही हो जाएगा, क्योंकि किसी खास स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए सिंधु व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और यह प्रश्न 2021 का प्रश्न है, इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा
ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है जो 2020 का प्रश्न है। कह रहा है कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा 20वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 2020 का प्रश्न है, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहां पर बताइए कि चारों में से कौन जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्दी की, लड़की की, बहन की, घड़ी। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा सर्दी हो जाएगा, क्योंकि लड़की को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, बहन को भी हम लोग छू सकते हैं, घड़ी को भी हम लोग छू सकते हैं, लेकिन सर्दी को सिर्फ महसूस किया जाता है, न कि सर्दी को छुआ जाता है। इसलिए 21 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आप लोग यहां पर एक बात कॉमन देख रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको हम जिस समय संज्ञा पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए भाववाचक संज्ञा ही है, यानी कि आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो भाववाचक संज्ञा से ही पूछे जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न हम यहां पर भाववाचक संज्ञा से ही आपको बतला रहे हैं। अब चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैदान में सभा हो रही है। यहां सभा कौन संज्ञा है, और यह वाला प्रश्न भी 2020 का प्रश्न है, यानी कि आपके लिए वीवीआई प्रश्न है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सभा कौन संज्ञा है। तो सभा में हमेशा बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए सभा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, और यह 2021 में पूछा गया है। तो बताइए भाववाचक संज्ञा कौन है। पहाड़ है कि नदी है कि राम है कि बुढ़ापा है। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा हो जाएगा। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। 2021 का प्रश्न है, और अभी हम आपको बताए हैं कि जो सभा होता है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि सभा समूहवाचक हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है, और यह प्रश्न भी 2021 का प्रश्न है। तो कलम कहने का मतलब हो रहा है कि संपूर्ण कलम का बोध हो रहा है, यानी कि दुनिया में जितने सारे भी कलम है सभी कलम का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुरेश कौन संज्ञा है। तो सुरेश कहने का मतलब कि हम किसी खास व्यक्ति को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, और यह वाला प्रश्न भी 2021 का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो सुरेश हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि हम किसी खास व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखेंगे जो सबसे आखिरी प्रश्न है, और यह वाला प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तो तूफान कहने का मतलब जितने सारे भी दुनिया में तूफान उठते हैं सभी का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे तूफान जाति का बोध हो रहा है, इसलिए तूफान जो होगा वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर के हम आपको संज्ञा से 27 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके परीक्षा में संज्ञा से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं 27 प्रश्न में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इन 27 में हम आपको पिछले साल पूछे गए सारे प्रश्न का उत्तर बता दिए, और इस साल आपके परीक्षा में जो पूछे जाएंगे जो संभावना है वह वाला प्रश्न भी हम आपको बतला दिए। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग अच्छे तरीके से पूरे प्रश्न को समझ गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से आपको मदद मिला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।